हेलो दोस्तों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रिसेंटली एक ऐसा इवेंट हुआ है जो कि काफी अनप्रेसिडेंटेड है। वो ये है कि यूएस की जो स्पेशल फोर्सेस थी वो वेनेजुएला मतलब कि साउथ अमेरिका की जो एक सॉवरेन कंट्री है उसके अंदर एंटर करती हैं और उसके जो प्रेसिडेंट है निकोलस मडूरो उनको अरेस्ट कर कर न्यूयॉर्क ले आती हैं। अब वहां पर जो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी है अमेरिका की वो उनके ऊपर एक ट्रायल स्टार्ट करने वाली। ये अनप्रेसिडेंटेड इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने जितने भी इंटरनेशनल रूल्स होते थे, लॉज होते थे, उनको सबको तोड़ते हुए एक सॉवरेन कंट्री में जाकर उसके प्रेसिडेंट को, एक सॉवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया, जो कि काफी अनप्रेसिडेंटेड है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, जो ऑफिशियल रीजन है वो जो यूएस ने दिया है वो ये कहता है कि यूएस के अंदर जो है ना एक ड्रग की प्रॉब्लम है। हर साल लाखों लोग जो है यूएस के अंदर ड्रग्स की वजह से मरते हैं और ये बात सही भी है क्योंकि यूएस के अंदर ड्रग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जो उन्हीं की एजेंसी है जो ड्रग्स के मामले देखती है, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी DEA, वो ये कहती है कि भाई जो ड्रग्स का जो इशू है उसका वेनेजुएला से कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ड्रग्स का जो प्रोडक्शन है, जो कोकेन होता है वो प्रोड्यूस होता है कोलंबिया में और जो उसका ट्रांसपोर्ट होता है मतलब जो यूएस में जहां से वो एंटर होता है वो होता है मैक्सिको से। अब भाई जो ट्रांसपोर्ट है मतलब जो एंट्री पॉइंट है वो है मैक्सिको और जो प्रोडक्शन पॉइंट है वो है कोलंबिया, लेकिन आप अटैक कर रहे हो वेनेजुएला के ऊपर। तो इसलिए लोग कह रहे हैं, जो जियोपॉलिटिकल की समझ रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ दिखाने के लिए एक रीजन है, असली रीजन कुछ और ही। असली रीजन क्या है यही जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के थ्रू। देखो, हुआ क्या है कि जो वेनेजुएला है वो साउथ अमेरिका की ऐसी कंट्री है जो कि रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा रिच है। उसके पास जो ऑयल रिसोर्सेज हैं वो आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। मतलब सऊदी अरेबिया ले लो, ईरान ले लो, रशिया ले लो या यूएसए ले लो, इन सब कंट्रीज से ज्यादा जो ऑयल रिसोर्सेज हैं वो है वेनेजुएला के पास। इसके साथ साथ उसके पास गोल्ड भी है, आयरन ओर भी है, कोल भी है, मतलब रिसोर्सेज से भरा हुआ है वेनेजुएला। अब यही जो रिसोर्सेज है ना वही उसके लिए कर्ज बन गए। देखते हैं कैसे। देखो, 1914 में सबसे पहले ऑयल मिला वेनेजुएला में। उस टाइम पर दो देश बहुत ज्यादा खुश हुए। एक तो ऑब्वियसली वेनेजुएला खुश होने वाला था और दूसरा था अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को पता था कि भाई जो पूरे साउथ अमेरिका है वो उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है और ऊपर से वेनेजुएला के पास जो है ऑयल एक्सट्रैक्शन की जो है टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अब वेनेजुएला का जो ऑयल है वो हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि वेनेजुएला का जो ऑयल है वो स्पेशल टाइप का ऑयल है, मतलब कि उसके अंदर सल्फर का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है। वो बहुत थिक ऑयल है, मतलब जैसे आप रोड के ऊपर देखते हो ना जब तार बिछाते हैं वो वैसे टाइप का थिकनेस वाला ऑयल है। और जो बाकी देशों में जो ऑयल मिलता है वो इतनी थिकनेस वाला ऑयल नहीं होता। तो जो टेक्नोलॉजी है, जो वेनेजुएला के ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी है, वो स्पेशल टाइप की टेक्नोलॉजी है जो बस यूएस के पास है। इस वजह से जो यूएस ने जो क्या किया, यूएस ने वेनेजुएला के पूरे ऑयल को जो है कंट्रोल कर लिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके पास थी। तो अब क्या हुआ कि वहां पर जो गवर्नमेंट थी और जो अमेरिका थे वो दोनों मिलकर जो है ऑयल का एक्सट्रैक्शन करते थे, उसमें से जितना भी प्रॉफिट आता था वो आपस में बांट लेते। और वैसे ही जैसे हर कंट्री में होता है, जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ लोगों तक सीमित रह जाते हैं। इस वजह से वेनेजुएला के अंदर जो है बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ना स्टार्ट हो गई। मतलब कि वेनेजुएला के पास इतना सारा ऑयल है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, उसके बाद भी उसके देश में जो है इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी और पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो गई थी। और 1990 आते आते क्या हो गया कि जो वेनेजुएला की 50% पॉपुलेशन थी वो पॉवर्टी लाइन के नीचे थी। मतलब कि इतना सारा पैसा होता है, ऑयल का मतलब होता है पैसा या कोल का मतलब होता है पैसा, इतना सारा पैसा होते हुए भी सबसे ज्यादा गरीबी जो थी, अफ्रीकन देशों से ज्यादा गरीबी भी जो थी वो वेनेजुएला के अंदर थी। और जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो ऑब्वियसली ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स जो है वहां पे जन्म ले लेती है। अब वहां पर एक सोशलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई। वहां के एक लीडर आए ह्यूगो चावेज करके, उन्होंने बोला कि भाई देखो, ये जो सरकार है और अमेरिका, इन दोनों की वजह से जो है हमारी ये हालत हुई है। आपकी जो गरीबी है उसका रीजन भी ये सरकार है और अमेरिका है। मैं आऊंगा तो आप, ऑब्वियसली जब मैं आऊंगा तो ये सरकार तो हटी जाएगी, उसके साथ साथ जो अमेरिका जो इन्फ्लुएंस है ना वेनेजुएला पे, उसको मैं कंट्रोल कर दूंगा पूरी तरीके से। अब जब मैं अमेरिका का इन्फ्लुएंस जब मैं हटा दूंगा तो हमारे जो अच्छे दिन है वो फिर से वापस आ जाएंगे। अब ये वादा करके वो 1999 में इलेक्शन जीत जाते हैं और वहां के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब अमेरिका ने सोचा कि भाई ये तो बस दिखाने के लिए है, मतलब कुछ वादे कर दिए, उनको फुलफिल तो कर नहीं पाएगा। अब ह्यूगो चावेज ने क्या किया, ह्यूगो चावेज ने जितना भी ऑयल का रेवेन्यू आता था वो लोगों के अंदर बांटना स्टार्ट कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, लोग काफी खुश होना स्टार्ट हो गए क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आना स्टार्ट हो गया। वहां पर एकदम से गरीबी जो है वो एकदम से नीचे जाना स्टार्ट हो गई। अप्रोक्सीमेटली 15% गरीबी जो थी उन्होंने 2 साल के अंदर कम कर दी थी। अब भाई यूएस को समझ में आ गया कि भाई ये जो ह्यूगो चावेज है ये कोई छोटा मोटा खिलाड़ी तो नहीं है, ये तो लंबी रेस का घोड़ा है। तो अब यूएस ने क्या किया, 2002 के अंदर एक कू अटेम्प्ट कर लिया।
कू अटेम्प्ट क्या होता है कि जब जो कोई मिलिट्री या कोई ग्रुप होता है वो डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है रिप्लेस कर देता है। जैसे कि आपने म्यांमार में देखा, वहाँ की जो जनता, जो मिलिट्री जनता है, उसने क्या किया, उसने ऑन सुन की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा करके फिर से सीट पर काबिज हो गए। पाकिस्तान में आप देखते रहते हो, हमेशा ऐसा होते ही रहते हैं, चाहे जिया उल हक हो या फिर आपके परवेज मुशर्रफ हो, वो इस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाकर कू अटेम्प्ट करते रहते हैं। अब इसी तरीके का कू अटेम्प्ट 2002 में वेनेजुला के अंदर अटेम्प्ट किया गया, लेकिन उस टाइम पर लोग जो थे पूरे ह्यूगो चावेज के साथ थे, तो ये जो कू अटेम्प्ट था ये फेल हो गया। अब जब ये फेल हो गया तो ह्यूगो चावेज को तो पता चल गया कि भाई इसके पीछे जो है यूएसए का हाथ है, CIA का हाथ है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है यूएसए का, उसका हाथ है। इस वजह से उन्होंने जो है यूएसए को टारगेट पे ले लिया। उसने कहा कि भाई यूएसए का जितना भी रोल है वो पूरा खत्म कर दूंगा। तो उसके लिए उन्होंने देखा कि भाई सिर्फ एक ही चीज़ है जिसकी वजह से यूएसए जो है मेरी कंट्री में इंटरेस्टेड है, और वो है ऑयल। तो उन्होंने क्या किया, जो कंपनी थी जो ऑयल एक्सट्रैक्शन करती थी, उसको PVDSA कहते थे, उसको जो है उन्होंने नेशनलाइज कर दिया, मतलब कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। अब जैसे ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया तो अमेरिकन कंपनी सबसे पहले तो बोलने स्टार्ट कर दी कि भाई हमने इतना ज़्यादा जो है आपकी कंट्री के अंदर जो है इन्वेस्ट कर रखा है, उसका क्या होगा। तो ह्यूगो चावेज ने बोला कि भाई जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें आपको भी मिलेगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और हमें भी मिलेगा। अब यूएसए को पता था कि भाई जो पहले प्रॉफिट होता था वैसा मिलने वाला तो नहीं है, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए। वहाँ जाके उन्होंने केस जीता और वेनेजुला को बोला गया कि भाई इतने $1 बिलियन आपको यूएसए को पे करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली वेनेजुला ने मना कर दिया कि भाई हम पे नहीं करेंगे। अब इस वजह से यूएसए ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दी। अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो PVDSA जो ऑयल एक्सट्रैक्शन की कंपनी थी जिसको नेशनलाइज किया गया, उसके जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए। वो ये क्योंकि उनके पास जो था पहले पूरा कंट्रोल होता था ऑयल का, तो वो अच्छे से पैसा वैसा कमाते थे, करप्शन होता था। अब जब वो गवर्नमेंट कंट्रोल में हो गया, गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब है कि चावेज ने जो अपनी पार्टी के लोग थे उन्हीं को उस सीट पर बिठा दिया। अब क्या हुआ कि ये जो PVDSA के जो सारे एम्प्लॉयज़ थे ये चले गए स्ट्राइक पे। अब चावेज ने उनके स्ट्राइक के प्रेशर में ना आकर 18,000 एम्प्लॉय, मतलब कि समझ रहे हो 18,000 एम्प्लॉय उस कंपनी के जो है एक साथ निकाल दिए। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई कि जब आप 18,000 एम्प्लॉय को निकाल दिए तो आपने जो टेक्नीशियंस हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो PhD स्कॉलर्स हैं, या जिनको ऑयल एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी आती थी, मतलब कि जिनके पास नॉलेज थी, वो एम्प्लॉय सारे चले गए। इसको कहते हैं कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो ब्रेन ड्रेन है वो ये था, जो 18,000 एम्प्लॉयज़ को वेनेजुला में निकाला गया था, सबसे बड़ा ब्रेन ड्रेन था आज तक का। अब इसकी वजह से जो था, जो ऑयल का जो एक्सट्रैक्शन था, जो ऑयल की क्वांटिटी आप एक्सट्रैक्ट करते हो वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो गई। अब चावेज के साथ अच्छी बात ये थी कि भाई जब वो सीट पर बने रहे तो जो ऑयल का, क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो हमेशा हाई रहा। आपको 2013 तो पता ही होगा, जब ऑयल की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, जब मनमोहन सिंह के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगते थे, क्योंकि जो पर बैरल का प्राइस था वो $130 पहुँच गया था। अब उस टाइम पर इंडिया जो क्योंकि इंपोर्ट करते क्रूड ऑयल, तो उसको तो नुकसान हो रहा था, लेकिन जो वेनेजुला था उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, 2013 में चावेज की डेथ हो जाती है। अब उसकी जगह जो आते हैं वो आज के करंट जो प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो जो है, वो उस टाइम पे उसके वाइस प्रेसिडेंट थे, वो सीट पर आ जाते हैं। अब इनकी किस्मत इतनी खराब थी कि 2013 के बाद से ही जो है क्रूड ऑयल के प्राइस जो है गिरने स्टार्ट हो गए, और वो गिरते गिरते $30 to $40 पर पहुंच गए। अब देखो, वेनेजुला पूरी तरीके से जो है ना ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट इकोनॉमी है, मतलब जो ऑयल से पैसा आता है उसी से उनका देश चलता है। अब आपका जो $130 से सीधा का सीधा जो प्राइस गिरा आपका $40 to $50, मतलब आपका बजट जो है ऑलमोस्ट 60 to 70% कम हो गया। अब समझो, अब 60 to 70% बजट कम हो गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी पैसा उस देश के पास था, वेनेजुला के पास था, उसमें बहुत बड़ी स्केल पर कमी आ गई। अब एक सवाल आता है कि भाई अगर ऑयल के प्राइसेस कम हो गए थे तो एक्सट्रैक्शन ज़्यादा कर लेते, लेकिन जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो 18,000 एम्प्लॉय इन्होंने निकाले थे उसकी वजह से ही एक्सट्रैक्शन ज़्यादा कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो टेक्नोलॉजी थी, वो ये कंट्री जो है वेनेजुला जो है मैनेज नहीं कर पा रही थी, और ऑयल का एक्सट्रैक्शन जो है ड्रास्टिकली रिड्यूस होता जा रहा था, और आज तक भी ये रिड्यूस ही होता जा रहा है, क्योंकि सारी की सारी मशीन जो है आउटडेटेड है। टेक्नोलॉजी यूएस से आती थी, अब यूएस ने टेक्नोलॉजी देना बंद कर दिया, नई मशीन आनी बंद हो गई है। इस वजह से बजट बहुत बुरी तरीके से गिर गया और इकोनॉमी जो है एकदम से ख़त्म होनी स्टार्ट हो गई। मतलब कि वहाँ पर जो था वो जो पॉवर्टी थी, मतलब कि जितने लोग 1999 में जो था 50% जो पॉवर्टी थी, वो 2018 तक आते आते 70% पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी के अंदर चली गई। ऊपर से जो सरकार जो लोगों को पैसा देती थी उसमें भी ड्रास्टिकली रिडक्शन आ गया और इकोनॉमी एकदम ख़त्म होनी स्टार्ट हो गई, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। मतलब आप 2018 में वेनेजुला के अंदर 1 मिलियन % का इन्फ्लेशन था, मतलब 1 मिलियन %, आप समझ रहे हो। मतलब इंडिया के अंदर अगर 12% इन्फ्लेशन हो जाता है तो सरकार ही गिर जाती है,
वहाँ पर 1 मिलियन परसेंटेज का इन्फ्लेशन था, 70% लोग जो है पॉवर्टी के अंदर चले गए थे, और वहाँ की जो करेंसी थी उसमें जो लोगों का ट्रस्ट था वो खत्म हो गया था, क्योंकि कोई भी जो है जो वेनेजुएला की करेंसी है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। तो डॉलर वहाँ पर रिप्लेस हो चुका था, डॉलर ही चलता था वहाँ पे, और अभी भी काफ़ी हद तक डॉलर ही चलता है वहाँ पे। अब 2018 में एक और चीज़ थी, यूएस जो था अब तक उससे सैंक्शन तो लगा रखे थे, लेकिन इतने स्ट्रिक्ट सैंक्शन नहीं थे, क्योंकि इंडिया भी उनसे ऑयल खरीदता था, चाइना भी उनसे ऑयल खरीदता था। लेकिन 2018 में जो इंडिया ऑयल खरीदता था उसको यूएस ने प्रेशर देकर उसको खत्म करवा दिया। उन्होंने बोला कि इंडिया को कि भाई हमने सैंक्शन लगा रखे हैं और आप वेनेजुएला से ऑयल नहीं खरीदोगे। इस वजह से उनकी इनकम में और ज़्यादा डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया। तो 2018 के बाद ये हालत चल रही थी वेनेजुएला की, मतलब कि उसकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है और लोग परेशान हैं। तो यूएस को ये लगा कि भाई आज नहीं तो कल ये यहाँ के लोग ही प्रोटेस्ट करेंगे और इस जो निकोलस मदुरो है उसको उठा करके फेंक देंगे। अब ये होप में जो है यूएस थोड़ा सा वेट करता रहा और सैंक्शंस को बढ़ाता रहा। अब 2025 आते आते जो इलेक्शन आए, ठीक है, अब यूएस को लगा कि भाई ऑब्वियसली 70% लोग जो पॉवर्टी में है, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो मदुरो को फिर से इलेक्ट कर लेंगे, है ना। ऑब्वियसली कोई नई गवर्नमेंट आएगी और नई गवर्नमेंट को जो है हमारे कंट्रोल में रहेगी, और हमारे जो पुरानी जो स्ट्रैटेजी थी 1999 से पहले जो हमारी स्कीम चलती थी, जो वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल चलता था, वो फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन वेनेजुएला में क्या हुआ कि जो निकोलस मदुरो थे उसने जो पूरा का पूरा इलेक्शन है ना उसको कंट्रोल कर लिया, मतलब अपने लोगों को इलेक्शन कमीशन में बिठा दिया, इलेक्शन पूरी तरीके से रिग कर लिया, मतलब कि फ्रॉड तरीके से वो फिर से इलेक्ट होकर आ गए। ऑब्वियस सी बात है भाई, 70% लोग जो है पॉवर्टी में है, वो आपको फिर से क्यों इलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर यूएस को लगा कि भाई ये तो अब पानी जो है सर के ऊपर से जा रहा है। ऊपर से दूसरी चीज मदुरो ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जितने भी यूएस के जो दुश्मन थे, मतलब कि जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, ईरान हो गया, उनके साथ इसने रिलेशन बनाने स्टार्ट कर दिए। चाइना के साथ रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। चाइना को बोला कि भाई तुम हमसे ऑयल लो, चाइना ने ऑयल लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है। कुछ ऐसा ही जैसे इंडिया जो है रशिया से ऑयल खरीदता है इसलिए क्योंकि इंडिया को सस्ता मिलता है, तो ऐसे चाइना वेनेजुएला से ऑयल खरीदता था। बल्कि इंडिया ने जो है वेनेजुएला से ऑयल नहीं खरीदा क्योंकि यूएस का प्रेशर था। अब दूसरा जो रशिया था, रशिया से उन्होंने बोला कि भाई हमें आर्म्स दे दो, कल को अगर यूएस ने आकर अटैक किया तो कम से हम अपने आप को बचा तो सकें। तो रशिया जो है उसको आर्म्स बेचना स्टार्ट कर दिया। और ईरान से उन्होंने बोला कि भाई जो टेक्नोलॉजी है, जो ऑयल एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हमारा स्पेशल टाइप का ऑयल है, तो आप हमें ऑयल एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी दे दो और ड्रोन्स टेक्नोलॉजी दे दो, ताकि हम जो है स्टेबल रह पाए। अब ये चीज़ जो है यूएस को एकदम जो है पसंद नहीं थी, क्योंकि यूएस साउथ अमेरिका, क्योंकि वेनेजुएला साउथ अमेरिका में लाई करता है, वेनेजुएला साउथ अमेरिका को अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानता है, और उसी के पड़ोस में जो है आप उसके दुश्मन मतलब कि रशिया को, चाइना को और ईरान को लाकर बिठा दोगे, तो यूएस को ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। तो यूएस ने ये सोचा कि भाई पहले तो हम सोच रहे थे कि भाई इलेक्शन में कुछ चेंज हो जाएगा, अब इलेक्शन ये फिर से जीत के आ गया और फिर से इसकी सरकार चल रही है, तो अब जो है अब ये एक पॉइंट आ चुका है जब हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है वेनेजुएला के ऊपर जो है एक्सट्रीम प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया। कैसे? उन्होंने जो कैरिबियन सी है, जो कि वेनेजुएला के नेबरहुड में लाई करती है, वहां पर अपने वॉरशिप्स भेज दिए। इसके साथ साथ अपनी न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो कैरिबियन सी में वेनेजुएला के बगल में लाकर खड़ी कर दी। अब न्यूक्लियर सबमरीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन को क्या होता है, उसको रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल होता है उसके पास, न्यूक्लियर एनर्जी आती है, उससे वो चलती रहती है। मतलब कि यूएस ने ये कर दिया था कि भाई तुम्हारे बॉर्डर पर हम एक सबमरीन बिठा के रखेंगे और हर टाइम तुम्हारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करके रखेंगे। अब एक और रीजन भी है जिसकी वजह से जो है वेनेजुएला के ऊपर यूएस ने ये एक्शन लिया, और वो है पेट्रो डॉलर। अब पेट्रो डॉलर क्या होता है? देखो 1974 में यूएस ने एक स्ट्रेटेजी लगाई। उसने क्या किया, उसने जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन थे, जैसे आपका इराक हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इनको एक जगह इकट्ठा किया। उनको बोला कि भाई तुम्हारा जो ऑयल है वही तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम्हारा जो वजूद है, तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो ऑयल की वजह से है, तुम्हारा पैसा ऑयल की वजह से है। लेकिन जितने भी बड़े नेशंस हैं, जैसे कि रशिया हो गया या फिर यूरोपियन पावर्स हो गई, वो सारे ऑयल को कंट्रोल करना चाहते हैं, और हो सकता है फ्यूचर में आपके ऊपर कोई कैप्चर करके आपके ऑयल के जो फील्ड्स हैं उनको कैप्चर कर लिए, तब आप खत्म हो जाओगे। तो हम आपको एक डील देते हैं, हम आपको ये एश्योरेंस देते हैं कि भाई हम 100% मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे आपको, जिसकी वजह से आप और आपका ऑयल हमेशा बचे रहेंगे, लेकिन बदले में हमें कुछ चाहिए। और बदले में उन्होंने ये बोला कि भाई आप जिसके साथ भी ऑयल का ट्रेड करो, जिसको भी पेट्रोलियम बेचो, वो हमेशा डॉलर में बेचोगे। यानी कि पेट्रोलियम में जो है डॉलर का ट्रेड होगा, इसलिए उसको पेट्रो डॉलर कहते हैं। अब इसके पीछे यूएस का सिंपल सा लॉजिक था। यूएस ये चाहता था कि भाई जो डॉलर की बादशाहत है वो हमेशा बनी रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो बिकने वाली चीज है, जो कमोडिटी ट्रेड होती है, वो ऑयल है। अब वो अगर डॉलर के अंदर होगी तो डॉलर की बादशाहत हमेशा बनी रहेगी।
अब जिसने भी जो डॉलर की बादशाहत को जो है चैलेंज करने की कोशिश की है, जैसे इराक के जो सद्दाम हुसैन थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोलता कि मैं यूरो में ट्रेड करूंगा, तो उसको मरवा दिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसके ऊपर केस चलाकर। फिर मोहम्मद गुदाफी थे लीबिया के, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोलता नहीं मैं गोल्ड में बेचूंगा, उनको भी खत्म कर दिया था। ऐसे टूनिशिया के साथ भी किया, मतलब वेस्ट एशिया की जो भी नेशन जिसने जो है यूएस के पेट्रो डॉलर को चैलेंज किया, उसके साथ यूएस ने ये हाल किया। अब जो वेनेजुएला के करंट प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, मतलब जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी यही स्ट्रैटेजी अपनानी स्टार्ट की। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने चाइना को बोला था कि भाई हम आपको साथ ऑयल में ट्रेड करेंगे और हम जो पेमेंट है वो यूएन में ले लेंगे। अब यूएन में अगर आप पेमेंट ले लोगे तो वो डायरेक्टली जो है डॉलर की बादशाहत को चैलेंज कर रहा है। तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से जो यूएस है वो वेनेजुएला के ऊपर ये एक्शन लेना चाह रहा था। तो यानी कि कुल मिला के 3 रीजन हो गए। सबसे पहला तो ये कि भाई 2025 में जो यूएस ने सोचा था कि भाई ये जो निकोलस मदुरो है इलेक्शन हार जाएंगे और फिर से उनके पुराने दिन आ जाएंगे, फिर से वो वेनेजुएला के जो ऑयल फील्ड्स हैं, जो ऑयल है उसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, वो दिख नहीं रहा था कि ऐसा होने वाला है। फिर दूसरा ये था कि भाई ये जो राइवल पावर्स हैं, जो यूएस की राइवल पावर्स हैं, चाहे वो रशिया हो, ईरान हो या फिर चाइना हो, उसको जो है वेनेजुएला में मतलब कि यूएस के नेबरहुड में जो है इन्वाइट कर रहे थे। और तीसरा था क्योंकि वेनेजुएला ने जो पेट्रो डॉलर है उसको चैलेंज कर दिया था। अब इन 3 रीजन की वजह से फाइनली यूएस ने क्या किया, यूएस ने सारे इंटरनेशनल लॉ तोड़ते हुए उसने क्या किया कि वेनेजुएला जैसी सॉवरेन कंट्री में घुसकर वहां की जो प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, मतलब कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, उनको अरेस्ट कर लिया और उनको न्यूयॉर्क सिटी ले गया और वहां पर अब ट्रायल चला रहे। तो ये है पूरी की पूरी कहानी की एक्चुअल रीजन क्या है जिनकी वजह से जो है यूएस ने ये एक्शन लिया। अब बात करें वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला के लोग तो बहुत खुश हैं क्योंकि भाई वो 70% पॉवर्टी में वैसे जी रहे थे। वो निकोलस मदुरो की जो डिक्टेटरशिप रेजिम थी उससे वैसे ही खुश नहीं थे। तो उनका तो ये कहना है कि भाई चाहे ट्रंप ने ही हमें आज़ादी दिलाई हो, लेकिन हम इस बात से तो खुश है कम से कम हम मदुरो से तो बच गए। लेकिन इसके साथ साथ उनको एक डर भी है। डर क्या है कि यूएस जहां भी गया है ना, जहां भी उसने तख्ता पलट किया है, उन देशों का हाल बुरा ही हुआ है। चाहे आप इराक का हाल देख लो, इराक का हाल बुरा है, टूनिशिया का हाल देख लो, लीबिया का हाल देख लो, चाहे सीरिया का हाल देख लो, जहां भी वो गए, जहां भी उन्होंने जो है ये लीडरशिप चेंज करी, उन देशों का हाल बुरा ही हो गया। तो वेनेजुएला को ये भी डर है कि भाई ऐसा ना हो कि यूएस हमारे देश में आकर हमारा फिर से वही हाल कर दे जो वेस्ट एशिया के बहुत सारे नेशंस का हुआ। तो ये भी उनके अंदर एक डर है। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी, किस वजह से जो है यूएस ने जो है सारे इंटरनेशनल लॉ तोड़ते हुए, मतलब कोई भी इंटरनेशनल लॉ जो है ये नहीं प्रोस्क्राइब नहीं करता कि भाई आप किसी कंट्री में जाके उसके प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लो, किस वजह से जो है यूएस ने जो है निकोलस मदुरो को वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करो, शेयर करो और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।